हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर। ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11th की पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड में से पाठ 4 वे आंखें पढ़ेंगे। कवि सुमित्रानंदन पंत। इनका मूल नाम गोसाई दत्त। इनका जन्म 1900, कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल। प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायत्न, सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण। इनकी मृत्यु सन 1977 में। और छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ। छायावाद माने प्रकृति पर आधारित कविताएं लिखने वाले सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकृति के चितेरे कवि इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी कविताओं में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि प्रकृति के चित्र खींचकर रख देते हैं। हमारे सामने प्रकृति के दृश्य चलने लगते हैं। हिंदी कविता में प्रकृति को पहली बार विषय बनाने वाले ये सुमित्रानंदन पंत ही पहले कवि थे। इसके साथ ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के गांव में हुई, उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। लेकिन युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन करने लगे। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी बदलाव के पक्ष में हमेशा ही रहे। जैसे जैसे प्रकृति बदलती वो अपनी कविताओं के रूप को बदल लेते, और इसके साथ ही जैसे समाज में परिवर्तन हुआ उसके अनुसार इन्होंने अपनी कविताएं लिखी। ताज और वे आंखें, जो विकासवाद को या प्रगतिवाद को दर्शाती हैं। इसके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर उन्होंने मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखी। वे नाटक, कहानी, संस्मरण, आत्मकथा, उपन्यास है ना, आदि आलोचना आदि के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया था, ये भी लिखा। और रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया, मैंने एडिटिंग भी की। और इसमें प्रगतिवादी साहित्य पर, जो साहित्य है लिटरेचर, उसमें प्रगति विकास किस प्रकार किया जाए इस पर विस्तार से विचार विमर्श किया। प्रस्तुत कविता में कवि ने पंत जी ने वे आंखें कविता में प्रगतिशील दौर की कविता है। इस कविता में कवि ने विकास का दावा करने वाली जो किसानों के लिए बनाई गई कल्याण की योजनाएं हैं, उनका लाभ तो किसान तक पहुंचता ही नहीं है। जहां सरकार ये दावा कर रही है कि वह किसान के लिए योजनाएं बना रही है, लेकिन किसान को इसका लाभ नहीं है, ऐसे विरोधाभासी अवधारणाओं का पर करारा प्रहार किया है। प्रहार माने चोट की है। दुखद बात यह है कि भारत स्वतंत्र हो चुका है, पर किसानों को केंद्र में रखकर उनकी समस्याओं पर किसी तरह के निर्णायक फैसले नहीं किए जा रहे। और ऐसे में किसान कर्ज, जो महाजनों और जमींदारों के से कर्ज लेकर ऐसे दुष्चक्र में फंस जाते हैं कि वे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के सारे सुख दुखों की परतों में बदल जाते हैं। स्पष्ट रूप से इस ऐसे विभाजित समाज, विभाजित किस प्रकार है? ये उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ऊंची जातियां, नीची जातियां, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, शोषक वर्ग मन जो दूसरों का शोषण करते हैं अपने पैसे के बलबूते पर, और दूसरा शोषित वर्ग जिनका शोषण हो रहा है, स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग। तो इस पर के विषय में उन्होंने लिखा है और समाज को चैतन्य करने का प्रयास किया है, उसकी चेतना को जगाने का प्रयास किया है।
वे आंखें कविता में कवि ने भारत के गरीब किसान की दुर्दशा का वर्णन किया है। देश की तत्कालीन माने उस समय की परिस्थितियां और उस समय की सरकार और समाज के अन्य वर्गों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है ताकि वह गरीबों किसानों की समस्याओं को समझ सके। अब देखिए क्या कहा जा रहा, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन दुख का नीरव रोदन। अंधकार माने अंधेरा, गुहा माने गुफा, सरीखी माने समान। उन आंखों से डरता है मन, और दारुण माने भयानक, दैन गरीबी, भयानक गरीबी का दुख, और नीरव मौन शांत, रोदन माने रोना, है ना। तो अभी इस कविता का अर्थ इस प्रकार होगा कि कवि कहते हैं कि जब वह घने अंधकार की गुफा के समान इन किसानों की आंखों में झांकता है तो उसका मन डर जाता है, क्योंकि उन आंखों में उसे भयानक गरीबी का दुख और कभी न थमने वाली मौन रुदन सिसकियां सुनाई पड़ती हैं, दिखाई पड़ती हैं। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार का गार, सदृश वह किसका। स्वाधीन माने स्वतंत्र, अभिमान स्वाभिमान, है ना, स्वाभिमान, और मझधार नदी के बीच, है ना, समंदर के बीच, कहीं पे भी पानी के बीच का एरिया मझधार, संसार ये जग, कगार किनारे, जो नदी के किनारे सदृश वहां जाकर खड़ा हो गया, खिसक गया। अब देखिए वह स्वाधीन किसान रहा, कभी वह स्वतंत्र किसान था, स्वाभिमान का जीवन जीता था, जब तक उसने अपनी आवश्यकताओं के लिए महाजन या जमींदारों से ऋण नहीं लिया था, तब वह स्वाभिमान की जिंदगी जीता था, गर्व करता था। और जैसे ही उसके जीवन में समस्याएं आई, तो किस प्रकार की समस्याएं आती है एक किसान के जीवन में, तो पारिवारिक समस्या तो आती हैं, कोई अचानक असाध्य रोग से पीड़ित हो गया, या फिर कोई शादी ब्याह के कारण ऋण लेना पड़ा, या प्रकृति के कारण बाढ़, सूखा, पाला आदि पड़ने से उसकी फसल का नष्ट हो जाना। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां होती हैं जिसके कारण वह जमींदार और महाजन से ऋण ले लेता है और उनका ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो वह कभी स्वतंत्र किसान था जब तक उसने कर्ज नहीं लिया था, उसके वह स्वाभिमानी था, उसकी आंखों में गर्व भरा रहता था। और जैसे ही उसके जीवन में समस्याएं आई, और तो ये सारा संसार उसे मझधार में, उसकी समस्याओं के साथ मझधार में छोड़कर एक किनारे खिसक गया। जैसे उस किसान के दुखों से इस सरकार को, अज्ञान वर्गों का कोई लेना देना नहीं है। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अमुझिन से, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तृण तृण माने तिनका तिनका, हरियाली हरा भरा होना, बेदखल उसका अधिकार समाप्त कर देना, अधिकार समाप्त कर देना माने बेदखल कर देना। दृग माने नेत्र, आंखें। तो इस कविता का कि जो किसान के हरे भरे खेत थे, जिसके तिनके को देख देख कर वह बहुत प्रसन्न होता था, खुश होता था, वह खेत उसकी आंखों में छाए रहते थे, है ना, दृगों में छाए रहते, उसकी आंखों में वो खेत का सौंदर्य छाया रहता था।
वह उनको देखकर बहुत प्रसन्न होता था। पर जमींदार ने अपने कर्जे और ब्याज वसूली के लिए उसे उसके ही खेतों से बाहर निकाल फेंका, उसका अधिकार समाप्त कर दिया और उसे बेदखल कर अपना कब्जा जमा लिया। आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से वह गया जवानी में मारा। देखिए, आंखों का तारा, ये मुहावरा है। आंखों का तारा माने बहुत प्यारा होना। आंखों में घुमा करना माने हमेशा अपने बेटे के बारे में ही सोचते रहना। कारकुनों, लठैतों, जो जमींदार के लठैत थे, गुंडे थे, उनके द्वारा जवानी में मारा गया। अब इस कविता का अर्थ कैसे होगा कि जो किसान का इकलौता बेटा, जो उसे अत्यधिक प्यारा था, वह हमेशा उसके विषय में ही सोचता था, उसके सुख के सपने देखा करता था। तो जो कर्ज था और उसका ब्याज, उसको ना चुका पाने की स्थिति में जो जमींदार थे उसके अत्याचार बढ़ गए और उसके लठैतों ने उसके जवान बेटे को लाठियों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। देखिए, जमींदार ने तो ये किया ही कि खेत हड़प लिए, जवान बेटे की हत्या कर दी, लेकिन महाजन भी कुछ कम नहीं था। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती है वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। जो महाजन था उसने भी अपना कर्जा और ब्याज के लिए उसके घर द्वार को बिकवा दिया, ब्याज की एक का एक पैसा नहीं छोड़ा, और यहाँ तक कि उसके बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करा दिया। और जब कभी वह नीलाम हुई बैलों की जोड़ी उसे दिखाई पड़ती है तो उसके आंखों को बहुत दुख होता है, वह चुभती है उसकी आंखों में, अर्थात तो उसे बहुत उजरी उसे पास सिवा किसे कब पास दुहाने देती थी, ऐ आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। यहाँ किसान अपनी गाय को, जो सफेद गाय थी, उसे उजरी नाम से पुकारता था। उसकी वह गाय दूध दोहने के लिए किसान के सिवा किसी को भी पास आने नहीं देती थी, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण, गरीबी के कारण उसकी वह गाय भी बिक गई। अब वह आह भरता है क्योंकि उसकी आंखों में उसके सुख के जो खेती थी, खुशहाल परिवार, हरी भरी खेती, बैलों की जोड़ी और उसकी दूध देने वाली गाय, सब जो उसकी खुशहाल दुनिया थी वह उजड़ गई। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दुधमुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब दर्पण माने इलाज, स्वर्ग माने स्वर्ग, मृत्यु हो जाना, दुधमुही माने माँ का दूध पीने वाली बच्ची। अब देखिए, शिशु अवस्था में जो बच्ची थी, तो बिना दवा दर्पण के घर नहीं माने घरवाली, तो गरीबी के कारण, पैसों के अभाव में घर वाली बिना दवा और इलाज के ही चल बसी। जब ये बातें जो किसान को याद आती हैं तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। देख रेख के बिना दूध मुही बिटिया 2 दिन बाद गई मर, और माँ की देख रेख के बिना, माँ के मरने के बाद उस बच्ची की देखभाल भी नहीं हो पाई, और 2 दिन बाद ही वह दूध मुही बच्ची भी मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन।
अब यहाँ पर पतोहू माने किसान की बहू। लक्ष्मी थी माने लक्ष्मी के समान गुणों वाली थी। पति घातिन पर पति पर घात करने वाली, है ना। और कोतवाल माने कोतवाली। अब डूब मरना माने आत्महत्या करना। अब इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं कि जो किसान था उसके घर में उसकी विधवा बहू बची, जो गुणों से लक्ष्मी के समान थी, परंतु उस पर पति की हत्या का आरोप लगा दिया गया। ऐसा आरोप लगाकर जबरदस्ती कोतवाल ने उसे थाने में कोतवाली में बुलवाया और उससे अपमानजनक प्रश्न किए। उसकी सारे समाज में बहू की निंदा हुई और समाज की इस निंदा को वो सहन नहीं कर सकी और उसने कुएं में डूबकर कूदकर आत्महत्या कर ली। खैर पैर की जूती जोरू ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। अब यहाँ पर उस समय स्त्रियों की दुर्दशा का वर्णन है। पहले हम किसानों की दुर्दशा देख रहे हैं और उस समय में स्त्रियों और पुरुष इनमें भी काफी भेदभाव था। तो स्त्रियों की दुर्दशा का वर्णन है कि उन्हें पैर की जूती के समान जोरू मन स्त्री को समझा गया। तो खैर पैर की जूती जोरू, चलो वो मर गई है ना, तो मर गई तो कोई बात नहीं। खैर पैर की जूती जोरू, जोरू ना सही एक दूसरी आती, एक नहीं रही। जो जोरू जो है स्त्री है वह पैर की जूती के समान है। पैर की जूती टूट गई, एक नहीं बची तो दूसरी आ जाएगी। पर जवान लड़के की सुध कर, लेकिन अपने जवान बेटे की याद करके किसान के सीने में सांप लौटते हैं, है ना। उसके हृदय में जमींदार के लिए बदले की भावना जागती है और इस असहनीय दर्द तकलीफ से या दुख से उसकी छाती फटती है। ये दुख उसके हृदय में समा ही नहीं पा रहा। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती। जब किसान खुशहाल था, उसका भरा पूरा परिवार था, उसका जवान बेटा था, लक्ष्मी के समान गुणों वाली बहू थी, पत्नी थी, बेटी थी, हरे भरे खेत खलिहान थे, बैलों की जोड़ी थी, दूध देने वाली गाय थी। ये सब याद करके एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक आती है, लेकिन तुरंत दूसरे ही पल वर्तमान स्थिति को देखकर दूसरे ही पल उसकी वह चमक तीखी नोक के समान उसकी आंखों में चुभने लगती है और वह उसके चितवन माने उसके नेत्र शून्य में गड़कर रह जाते हैं। एक ही माने कोने में, एक केंद्र में टकटकी लगाए देखते रह जाते हैं। उसके दुख का कोई अंत नहीं दिखाई देता। देखिए इन कविताओं में पूरी पंक्तियों में एक साथ ही भाव सौंदर्य यहाँ विशेष देखते हैं। पूरी कविताओं में एक सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। दूसरा, कहीं कहीं ग्रामीण यानी आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। अंधकार की गुहा सरीखी, गुफा के समान, तो ये उपमा अलंकार है। दारुण दैन्य दुख, अनुप्रास अलंकार है। और इसके साथ ही त्रिन 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 पुनरुक्ति अलंकार है। इसके समान ही आपको और शब्द मिलेंगे जैसे रह रहकर, और इसके साथ आंखों का तारा, ये मुहावरा है, मुहावरे का प्रयोग हुआ है ना। और इसके अतिरिक्त और भी मुहावरे हैं पूरी कविता में आए हैं, जैसे कि आंखों में चुभती मुहावरा है, आंखों को पूरा लगना, कष्टदायक होना,
और इसके साथ ही ये देखिए, सांप लौटते, फटती छाती, ये भी मुहावरे हैं, है ना। सांप लौटना माने ईर्ष्या होना या बदले की भावना जागना, और फटती छाती असहनीय दुख होना। और ये जो सुख की स्मृति, जो ये चमक किसके समान, तीखी नोक सदृश, तीखी नोक के समान बन जाती है, ये भी उपमा अलंकार है। और इसके साथ ही ये देख रेख शब्द और कौड़ी छोड़ी, है ना, ये दोनों शब्द और देख रेख, ये तुकारांत शब्द है। दोनों का अंत, दोनों शब्दों का अंत एक ही व्यंजन के द्वारा, एक ही मात्रा के द्वारा हो रहा है। और इसके साथ ही इसमें बहुत सहज सरल भाषा है, ठीक है। अभ्यास। कविता के 5-7। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जो गरीब किसान की आंखें हैं वह अंधेरे गुफा के समान है, और इन आंखों में घोर निराशा है। दूर तक भी आशा की कोई किरण नहीं दिखाई देती, और इन आंखों का सामना करने से मुझे डर लगता है। का आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है? तो आमतौर पर हमको शारीरिक मानसिक यातनाओं से अर्थात कष्टों से, बीमारियों से, आकस्मिक दुर्घटनाओं से, दुखद संदेश से, असफलताओं से, प्राकृतिक आपदा से, और इसके साथ ही दूसरों और अपने पर घटित होने वाले अपराधों से, अंधेरों से डर लगता है। और इसके साथ ही उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो उन आंखों से कवि का आशय किसान की आंखों से है, जिसमें गरीबी, दुख, रुदन और निराशा के अंधकार के सिवाय कुछ नहीं है, वह उससे भरी हुई है। अब तीसरा गा। कवि को उन आंखों से क्यों डर लगता है? कवि को उन आंखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि उसमें भयानक गरीबी का दुख है, जिसका अंत दिखाई नहीं देता। कवि इस स्थिति में कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वह उन आंखों का सामना नहीं करना चाहता। वह डरता है, अपने आप को असमर्थ पाता है। अब डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? तो ये देखिए, किसानों या किसान, है ना, उस किसान की बात कहें या उसके जैसे ना जाने कितने ही किसान हैं जो ऐसा दुख और संघर्ष भरा जीवन जीते हैं। तो डरते हुए भी कवि ने उस किसान की दशा का इसलिए वर्णन किया है, दुर्दशा का, कि किसान की उन आंखों से कवि डरता है। वह समाज के अन्य वर्गों और सरकार का ध्यान देश के इस अन्नदाता की दुखद मानसिक स्थिति, उसकी दुर्दशा की ओर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, ताकि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार योजनाएं बनाए और वास्तव में उसका लाभ किसानों तक पहुंचे। इसलिए कवि डरते हुए भी इस कविता को लिखता है। यदि कवि, प्रश्न 5, यदि या ड है ना, नहीं अंगा। अब यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता तो तब भी क्या वह कविता लिखता? हाँ, अगर कवि किसान की आंखों से नहीं डरता तो भी वह कविता लिखता। इसका कारण यह है कि भारत देश में 70 से 80% तक जनता कृषि पर निर्भर है,
उस समय, जिस समय किसान ने यह कविता लिखी, तो भारत की 70-80% जनता कृषि पर, खेती पर निर्भर करती थी, और किसानों द्वारा देश का में अन्न की पूर्ति होती है, अनाज उगता है उसकी मेहनत से। यही किसान अगर गरीब रहेगा, दुखी रहेगा, बेहाल, अस्वस्थ, अशिक्षित, कुपोषित होगा, तो और उनको सरकार द्वारा बनाई योजनाओं का लाभ भी उस तक नहीं पहुंच पाएगा, तो देश में अनाज के क्षेत्र में कभी भी हमेशा कमी बनी रहेगी, और कभी भी भारत देश आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, पाला, या किसान की अपनी आवश्यकताएं, उसके लिए उसे आसानी से ऋण उपलब्ध होना चाहिए, ताकि जमींदारों और किसानों से वह ऋण ना ले, कर्जदार ना बने। सरकार को किसान की सभी तरह से पूरी सहायता करनी चाहिए। प्रश्न 2, किसान, कविता में किसान की पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है बताया गया है। तो प्रस्तुत कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन और इसके साथ ही सरकार और समाज के वर्ग जिम्मेदार हैं। पहली बात तो जमींदार जिम्मेदार है, क्योंकि जमींदार ने उसके हरे भरे खेतों से उसे बेदखल कर दिया, उसके खेतों पर अपना अधिकार जमा लिया, और उसके बेटे ने जब विरोध में आवाज उठाई, तो उस अत्याचारी जमींदार ने अपने लठैतों के माध्यम से उसके बेटे को लाठियों से मार मार कर उसकी हत्या करवा दी। दूसरा, महाजन जिम्मेदार है, जिसने ब्याज का एक पैसा भी नहीं छोड़ा, उसका घर द्वार बिकवा दिया, उसके बैलों की जोड़ी नीलाम करवा दी, और अभाव के चलते, गरीबी के चलते उसकी उजरी गाय को भी बिकवा दिया। इसके साथ ही सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि अपने देश के नागरिकों को स्वस्थ रखना, उसके स्वास्थ्य का प्रबंध करना सरकार की जिम्मेदारी है। और इस कविता में हम देखते हैं कि उसकी पत्नी किसान की बिना इलाज और दवा के गुजर जाती है, मर जाती है। और समाज के अन्य वर्ग भी हैं, जो समाज के इतने महत्वपूर्ण वर्ग, कृषक जो कि अन्नदाता है, उसकी उपेक्षा करते हैं, उसकी दुखों में उसके साथ खड़े नहीं होते, उसे अकेला छोड़ देते हैं। अब तीसरा है कि पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर के लिए एक चमक लाती है। इसमें किसान के किन पिछले सुखों के ओर संकेत किया गया है। इससे इस जो प्रश्न है, इस पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है, इस पंक्ति का आशय यह है कि किसान को अपनी खुशहाली के बीते हुए दिन याद आते हैं, जब उसकी हरी भरी खेती थी, उसके पास बैलों की एक जोड़ी थी, उसकी उजरी सफेद गाय थी जो दूध दिया करती थी, बहुत प्यारा सा उसका जवान बेटा था, लक्ष्मी के समान गुणों वाली उसकी बहू थी, उसकी पत्नी थी, बेटी थी, और उन सब का स्मरण करके अपने भरे पूरे परिवार, खुशहाल हरी भरी खेती, इन सब का स्मरण करके उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आती है। अब संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए, इसका भी अर्थ बताना है, लेकिन पहले संदर्भ लेना है। तो प्रस्तुत पंक्तियां
कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह के पद्य खंड के पाठ 4 वे आंखें से ली गई हैं। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कवि के अनुसार इन पंक्तियों में किसान अपने बीते जीवन की सुखद और दुखद अनुभूतियों माने अनुभवों को स्मरण करता है, याद करता है। पहला, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती थी, तो जो उसकी सफेद जिसे गाय थी, जिसे वो प्रेम से उजरी कहता था, वे किसान के अतिरिक्त किसी को भी अपने पास दूध दोहने के लिए आने नहीं देती थी। दूसरा, खा घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घातिन। दूसरे पद ये पंक्तियों के अनुसार खाम उसकी विधवा बहू लक्ष्मी के समान गुणों वाली थी, पर उस पर भी उसके उसके पति की हत्या का आरोप लगवा दिया गया। तीसरा, ग पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक कहलाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। इस पंक्तियों का अर्थ होगा कि किसान की आंखों के सामने उसका खुशहाल परिवार, हरी भरी खेती, गाय बैल, इन सब की स्मृतियां माने यादें आती हैं और उसकी आंखों में प्रसन्नता की चमक आती है। मगर ये चमक ज्यादा देर नहीं टिकती, एक पल के लिए ही आती है और दूसरे पल ही यह चमक तीखी नोक के समान उसकी आंखों में चुभने लगती है, क्योंकि तब उसे अपना उजड़ा संसार नजर आता है और उसकी आंखें चितवन माने आंखें शून्य में गड़ जाती हैं और उसी ओर देखती रह जाती हैं। अब इसके बाद घर में विधवा रही पतोहू, खैर पैर की जूती जोरू, एक नहीं दूसरी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए कि प्राचीन काल में स्त्रियों की क्या दशा थी, वर्तमान समाज और स्त्री, आज के समाज में स्त्री की क्या स्थिति है, इस विषय पर एक लेख लिखिए। ये आप अपनी समझ और अपने विचारों के अनुरूप इस लेख को लिखेंगे, स्व विवेक से करेंगे, स्वयं करेंगे, लिखेंगे। गॉड ब्लेस यू बच्चों।